नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हां, एक ऐसा शो जहां पर आज हम पूरे हफ्ते के बाजार का ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही तमाम इंडेक्स को भी परखेंगे और उस आधार पर अगले हफ्ते इंडेक्स की रणनीति, सेक्टर रणनीति, ये सभी हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। और खास सेगमेंट वीआईपी सेगमेंट में हम आपको अहम पिक्स भी बताएंगे अपने एक्सपर्ट के नजरिए से। तो आज के बाजार को पहले देखते हैं और उसके बाद फिर मैं पूरे हफ्ते के बाजार का ब्यौरा आपके सामने रखूंगा। तो निफ्टी ने अपने 5 दिनों की जो एक कहते हैं ना कि रिकॉर्ड स्तर पर जो निफ्टी पहुंचा था, आज वहां पर ब्रेक लगा और जो निफ्टी को आप देखेंगे तो 24,700 के करीब बंद हो नजर आया। इसके अलावा निफ्टी रियलिटी को देखें तो यह लगातार तीसरा दिन था जब यहां पर दबाव हमने आज देखा और आज के दिन में 3.5% से ज्यादा की गिरावट हमने यहां पर रजिस्टर की। और इसमें अगर हम निफ्टी 50 को देखें तो टॉप लूजर्स में आज आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स थे जो कि आज दबाव इन पर हावी होता नजर आया। चूंकि रियल्टी इंडेक्स की हमने बात की तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये सभी आज निफ्टी रियल्टी के टॉप लूजर रहे। निफ्टी फार्मा में आज लगातार तीसरा दिन था जब हमें गेन देखने को मिला। एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी फार्मा में हमने आज देखा, जिसको एक तरह से लीड किया ग्रैन्यूल्स ने, डीवीज लैब ने, डॉक्टर रेड्डीज। ये निफ्टी फार्मा के इंडेक्स के आज टॉप गेनर्स रहे। निफ्टी ऑटो में आज जो हमने देखा वो एक साफ तौर पर आयशर मोटर, टाटा मोटर्स, इन स्टॉक्स में दबाव साफ तौर पर नजर आया और ये भी लगभग 3% की गिरावट अंत तक आते आते नजर आई। लेकिन आज जोमैटो काफी छाया रहा। छठा दिन था जब जोमैटो में आज गेन देखने को मिला और 12% से ज्यादा का उछाल आज जोमैटो में हमें देखने को मिला। आईटी की अगर हम बात करें तो ये भी लोअर साइड पर ही निफ्टी आईटी नजर आया। विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एलटीआई, माइंडट्री आज आईटी के टॉप लूजर्स नजर आए। और अब बात अगर करें हम पूरे हफ्ते के ब्यूरो की, जरा वो आपके सामने रखते हैं, तो आप देखिए कि निफ्टी जो है वो पूरे हफ्ते इन 5 दिनों में नेगेटिव में जाता नजर आया। लगभग 0.5% का नेगेटिव रिटर्न इस बार निफ्टी में इस हफ्ते देखने को मिला। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में कह सकते हैं कि एक फ्लैटिश रुझान हमें देखने को मिला पूरे हफ्ते की अगर हम औसत ट्रेंड्स को पकड़ें। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप एक तरह से पूरब पश्चिम, जहां एक तरफ निफ्टी मिड कैप में गेन होता नजर आया तो निफ्टी स्मॉल कैप नेगेटिव ट्रेंड्स के साथ कारोबार जो है पूरे हफ्ते को अगर हम एक सामने आपके पिक्चर रखें तो वो नजर आई। अब इस हफ्ते इंडेक्स की चाल अगर हम देखें, सेक्टर वाइज देखें, तो निफ्टी मेटल ने 1% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया। निफ्टी रियलिटी, जैसा मैंने बताया कि लगातार तीसरा दिन था जब दबाव देखने को मिला और उसका असर साफ तौर पर पूरे हफ्ते के ट्रेंड में देखने को मिला। 0.25% का नेगेटिव रिटर्न निफ्टी रियलिटी ने दिया। निफ्टी आईटी लगभग 3% का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। निफ्टी ऑटो में भी उस दबाव का असर हम देख सकते हैं, लगभग 2% का नेगेटिव रिटर्न निफ्टी फार्मा में, 1.25% की जो है पॉजिटिव ट्रेंड्स नजर आए, पॉजिटिव रुझान नजर आया और आज भी हमने देखा कि वहां पर एक पॉजिटिविटी बनी रही। निफ्टी एफएमसीजी जो कि बजट के बाद फेवरेट माना जा रहा था, वहां पर भी इस हफ्ते हमने दबाव देखा। लगभग 1.5% का नेगेटिव रिटर्न निफ्टी एफएमसीजी से आया। तो यह था बाजार का पूरा ब्यौरा, आज के बाजार का और पूरे हफ्ते के बाजार की तमाम बातें हमने स्पष्ट रूप से आपके सामने रख दी। चलिए अब चर्चा में अपने साथ 2 बेहद खास मेहमानों को शामिल करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह जी और हमारे साथ हेज्ड के फाउंडर और सीईओ राहुल घोष जी भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। राहुल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आमतौर पर निफ्टी में जो हम ट्रेंड्स देख रहे थे वो ये कि जब वो अपने
गैप अप के साथ आगे बढ़ता था तो बड़े लक्ष्य हासिल करता था, बड़ी उछालें हमें देखने को मिलती थी, रिकॉर्ड स्तर देखने को मिलते थे। इस बार थोड़ा मामला जुदा हो गया है। फिलहाल अगर हम आज के बाजार को देखें तो अब यहां से अगले हफ्ते हमें किन लक्ष्यों की ओर देखना चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, कहां हमें सतर्क रहना चाहिए? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो आज के फॉल में बस 2 चीज़ें हैं जो अलग है। जभी भी लास्ट आप देखेंगे 1-2 महीने में फॉल आया है ना, निफ्टी का थोड़ा-सा रिकवरी हुआ है डेज़ लो से या निफ्टी पूरा रिकवर किया है या एटलीस्ट आधा रिकवर किया है। आज के फॉल में आप नोटिस करेंगे कि रिकवरी ऑल्दो आया, हर रिकवरी एवरी रिकवरी वाज़ गेटिंग सोल्ड इनटू हर रिकवरी में बिकवाली देखने को मिला और मार्केट एब्सोल्यूट डेज़ लो पे क्लोज़ हुआ है। अगर फॉलो थ्रू आपको मंडे दिख रहा है, अगर एक 100 पॉइंट के ऊपर आपको फॉलो थ्रू दिख रहा है, तो पहला टारगेट इस फॉल का 24,000 है। थोड़ा-सा कैंडल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा नेक्स्ट 1-2 डेज़ के लिए, बट अगर कैंडल स्ट्रक्चर बेयरिश लग रहा है, 25,300 एक टॉप बन जाएगा मार्केट के लिए, नॉट 25,078 जो हाई है। 25,300 एक टॉप बन जाएगा मार्केट के लिए फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स टू से। तो अभी फिलहाल 24,000 पे एक सपोर्ट है, तब तक मार्केट्स वहां तक गिर सकता है अगर फॉलो थ्रू देखने को मिला मंडे को तो। बिल्कुल, तो ये है अहम रणनीति इंडेक्स पर इस वक्त आती हुई। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप बताइए, थोड़ा सा यहाँ पर जो है ट्रेंड्स बदलते हुए, लेकिन अभी के बाजार में फिर किस तरह से किन सेक्टर्स को लक्ष्य करना चाहिए जो कि निवेशकों के लिए भी फायदेमंद हो और जो शायद चाहे लॉन्ग रन में उन्हें एक बेहतर ट्रेंड्स दिखा सके? धन्यवाद प्रशांत, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो देखिए, आज की गिरावट जो आई है बाजार में निफ्टी सेंसेक्स में, तो 1.15 से थोड़ी बहुत अधिक प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखें, और प्रशांत भाई अनिवार्य ये होगा कि जब आप 24,000 या 25,000 के आप पहुंच जाते हैं निफ्टी पर, या 82,000 के आसपास सेंसेक्स में पहुंच जाते हैं, तो आपको आंकड़ों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। उसको प्रतिशत में आप बदल करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाएगा। अब गंभीरता लोगों को ये है कि वो क्या स्तर है सेंसेक्स निफ्टी का, वो नहीं देखते। वो केवल मात्र आंकड़ों को देख करके अपना आकलन लगाना शुरू कर देते हैं। तो 1% की गिरावट अगर आपके पास झेलने में क्षमता नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको दोबारा सोचना चाहिए कि आपको क्या शेयर बाजार में आना है या नहीं आना है। और वास्तविकता और इतिहास ये भी रहा है प्रशांत भाई कि जब कभी भी हमने सर्वोच्चम नया स्तर, और अभी तो हमने कल जीवन का सर्वोच्चम नया स्तर बनाया, ऐसी परिस्थिति में बाजार दायरेबंद कारोबार करता है, लोग मुनाफा वसूली की चपेट में जा जाते हैं। आज शुक्रवार था, हफ्ते का आखिरी दिन। कल जो वैश्विक संकेत आए वो भी थोड़े बहुत निराशाजनक थे। उसका आज आज जब शुरुआत हुई तो थोड़ी बहुत अच्छी शुरुआत थी, लेकिन तुरंत हम नीचे की तरफ गए, फिर निचले स्तर से हम वापस उभरने का प्रयास किया, फिर दूसरे आधे हिस्से में हमने वापस जो ऊपर के तरफ के दायरे तय किए थे वो गवा दिए। तो उठापटक का मामला इस ऐसे बाजार में आपको स्वीकारना चाहिए। निफ्टी वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिसे हम विक्स कहते हैं, वो मेरे ख्याल से 14% के पार गया था और 8 या 9% के ऊपर के तरफ के दायरे थे। मेरे ख्याल से ज्यादा अगर आप कारोबार नहीं करते हैं छोटी मध्यम अवधि के लिए, अगर आप निवेशक है, लंबी अवधि का नजरिया है, तो 25,000 का मेरे ख्याल से यहाँ से और भी ऊपर की तरफ के दायरे देखना बाकी है। लेकिन आपको ये भी नहीं धारणा रखनी चाहिए कि बाजार आपको हर दिन 200, 300, 400 पॉइंट का ऊपर के तरफ का दायरा दिखाए। करेक्शन आना बाजार की सेहत के लिए लाजमी होता है और निवेशकों की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। बात आपने कही और शायद बाजार ने वो संकेत कल भी दे दिए थे, क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स तो उच्चतम स्तर को छू रहा था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन हमें उसका एक तरह से दिखना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा था और बहुत अहम जो इंडेक्स थे, अहम सेक्टर्स थे, उनमें एक चर्निंग हम साफ तौर पर देख पा रहे थे। राहुल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज का अगर हम देखें,
आईटी पॉकेट हो, मेटल पॉकेट हो, ऑटो सेक्टर हो। ये तीन अहम सेक्टर का जिक्र करूंगा। ऑटो अगर हम सेक्टर को देखें तो एक अच्छे ट्रेंड के बाद उनकी तेजी पर भी ब्रेक लगा। दिग्गज टाटा मोटर्स जैसा शेयर आज 4% तक लुढ़कता नजर आया। दबाव हमने मारुति, भारत फोर्ज, आयशर, एस्कॉर्ट्स सभी में देखा और अच्छी गिरावट देखी। अब आईटी की बात करते हैं। आईटी में भी हमने बिकवाली देखी। आईटी की बिकवाली शायद पहली बार इस दौर में है कि एक लंबे समय बाद इस तरह की बिकवाली देखने को मिली है। अदरवाइज आईटी में एक दौर लौटा था और मार्केट में लीडरशिप पाने की कोशिश भी हो रही थी, लेकिन आज की गिरावट चाहे बिरला सॉफ्ट हो, टेक महिंद्रा और विप्रो, सभी में आज हमने गिरावट देखी। मेटल शेयरों की चमक कुछ दिनों से फीकी पड़ी हुई है। इन तीन अहम सेक्टर्स पर अब क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? बेसिकली अगर ऑटो से शुरू करें तो टाटा मोटर्स प्रेफर्ड पिक रहेगा, पर इस करंट मार्केट प्राइस पे नहीं। कोई अगर लॉन्ग जाना चाहता है टाटा मोटर्स को, एक और 5-6% का गिरावट के लिए उनको वेट करना चाहिए और 1040 पे लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 960 के आसपास, थोड़ा पोजिशनल व्यू के लिए। आईटी थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट में जा रहा है, एकदम स्टेलर रैली हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही, जैसे मेरे कोलीग ने भी कहा, बहुत ही हेल्दी माना जाता है। वहां पे हमारा प्रेफर्ड पिक मैं आपके शो में रेकमेंड भी कर चुका हूँ 2-3 बार, डिक्सन टेक्नोलॉजीज होगा। सो डिक्सन का लेवल 11,000 के आसपास फिर से एक लॉन्ग जा सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस 10,600 पे रख के। ये हमारा पिक होगा आईटी में। और थर्डली अगर आप मेटल्स की बात करें तो थोड़ा टाइम अभी भी है मेटल्स के करेक्शन के खत्म होने का। आप टाटा स्टील का चार्ट देखेंगे तो हर बार थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर से सेलिंग आ जाता है, और लास्ट 2-3 दिन से हम वही देख रहे हैं। तो मेटल्स के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच का सिग्नल होगा इस स्तर पर। तो ये रणनीति इन तीन अहम सेक्टर्स पर राहुल जी की तरफ से आती हुई। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और खासतौर पे पहली जो चर्चा मैं करना चाहता हूं वो है पीएसयू बैंक। और उनमें भी हमने देखा कि आज आज ही नहीं, कल भी हमने ये गिरावट का माहौल देखा था। और ऐसे बैंक जो निवेशकों की शायद विश लिस्ट में होते हैं कि कोई करेक्शन आए और उन्हें इसमें एंट्री करने का मौका मिले। बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, आज 3% तक टूटा। पीएनबी भी 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। आईओबी, कैनरा बैंक, एसबीआई, ये सभी बैंक्स जो हैं वो आज दबाव में नजर आए। ये जो आम निवेशक के मन में खासतौर पे सरकारी बैंकों को लेकर एक दिलचस्पी है, क्या इनमें कहीं मौका आप देख रहे हैं या थोड़ी अभी धैर्य का परिचय देना होगा? प्रशांत जी, अगर धैर्य रखेंगे तो धैर्य ही रखेंगे। निवेश करना के लिए आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और बाजार में एक कहावत है प्रशांत भाई, बाजार में हिम्मत की कीमत होती है। अगर आप घबरा जाते हैं और ये लगते हैं कि नहीं कल मुझे और 800-900 पॉइंट नीचे मिलेगा, शायद वो मिल जाए आपको, फिर वापस आपके मन में ये होगा कि नहीं और एक दिन रुक जाता हूं और 500 पॉइंट मिलेगा, और वो फिर दिन वापस लौट के नहीं आता है और आप मौका गंवा बैठते हैं। सरकारी बैंकों की सूची में हमने एक और नई बैंक, सरकारी बैंक जोड़ी है हमारी खरीदारी की, जो बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। तो मैं शुरुआत करता हूं जो पहले से 4 या 5 कंपनियां थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और पीएनबी। छठी बैंक जो हमने हाल ही में कुछ हफ्ते पहले जोड़ी है वो है इंडियन बैंक। और जो भी और इस हफ्ते की शुरुआत में अगर आप देखेंगे प्रशांत भाई, तो मेरे ख्याल से सरकारी बैंक आगे से बढ़ोतरी दे रहे थे आपको और कमान संभाल रहे थे, मेरे ख्याल से सोमवार को, मंगलवार को या बुधवार को। और ये नीचे आया है तो फिर थोड़ी बहुत निराशा है, लेकिन लंबी अवधि का सोचते तो हमारा मानना है कि वित्तीय क्षेत्र में, मैं पूरे वित्तीय ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, केवल सिर्फ सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक नहीं कर रहा, इसके साथ साथ जो मजबूत और सक्षम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है उसका भी मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, जिक्र करना चाहूंगा। तो ये सभी में आपको निवेश का मौका है। और सभी का अमूमन जितने भी नतीजे आए, मैनेजमेंट ने ये बताया कि ऋण की मांग बढ़ेगी। कुछ बैंक्स ने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बाजार में आकर के पूंजी जमा की है, छोटी नहीं, 8-8, 10-10, 15-15 हजार करोड़ की पूंजी जमा की है, क्योंकि उनका अनुमान है कि ऋण की मांग बढ़ेगी, तो उनकी तैयारी होनी चाहिए वो सब मांग को पूर्ण करने के लिए। तो बहुत सुनहरा मौका है अगर आपके पास लंबी अवधि का नजरिया है। बिल्कुल। तो
तमाम सेक्टर्स की चर्चा हो गई। बाजार और पूरे हफ्ते की रणनीति के हिसाब से आगे कहां नजर रखनी, ये भी बात हो गई। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर, और ये है वीआईपी शेयर्स। राहुल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आपकी पसंद आज क्या है? तो एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक जो फ्लेवर में है, काफी समय से एक दो बार इस शो में रेकमेंड किया हूं मैं, वो है सुजलॉन। आज डेज हाई पे बंद हुआ है और आप नोटिस करेंगे 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छा ग्रीन कैंडल एनगल्फ किया है पिछले कैंडल को। तो लॉन्ग जा सकते हैं। मंडे सुबह 71.35 के आसपास प्राइस है। स्टॉप लॉस 67 के नीचे होगा और टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 77 78 एक महीने या 1.5 महीने के टाइम फ्रेम में। बिल्कुल, तो सुजलॉन जो है वो पसंद आता हुआ, तमाम लेवल्स, लक्ष्य और स्टॉप लॉस भी आपको बता दिए गए। गौरांग सर, आपके पास आएंगे, आप बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? तो बुनियादी तर्क के आधार पर दो विकल्प हमने ढूंढे हैं प्रशांत भाई। पहला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इतिहास बहुत ही नजदीक के समय का हमें सबको पता है कि किस प्रकार से वैल्यू डिस्कवरी हुई, क्या भाव पे इसकी लिस्टिंग हुई, फिर क्या दाम थे, और फिर बहुत ही छोटी अवधि में ऊपर के तरफ के दायरे। तो जैसे जैसे अनुमति मिलती जाएगी और जैसे जैसे कारोबार जमीनी स्तर पर आगे बढ़ता जाएगा, अनुमानित लक्ष्यांक आने वाले नतीजों के आधार पर 415 का हमने रखा है। और अगर उम्मीद से ज्यादा बेहतर आंकड़े आए या अनुमान से और ज्यादा आंकड़े अच्छे आए तो शायद इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा विकल्प एक बहुत ही छोटी कंपनी है सीमेंट क्षेत्र की, जिसका नाम है सागर सीमेंट। सीमेंट में हमने हाल ही में देखा था जिस प्रकार से इंडिया सीमेंट और अल्ट्राटेक के बीच में जो शेयर होल्डिंग या फिर खरीदारी को लेकर के जो बातचीत छिड़ी, दोनों ही स्टॉक में हमने किस प्रकार के ऊपर की तरफ के दायरे देखे। ये छोटी कंपनी है, उत्पादन क्षमता भी छोटी है, लेकिन बहुत ही सक्षम बैलेंस शीट है। लंबी अवधि के लिए करीबन 300 रुपए के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं अनुमानित प्रशांत जी। अगर नतीजे आए तो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ के बदलाव होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरांग सर और इसके साथ ही राहुल, आप दोनों का आज के शो में शामिल होने के लिए और अहम रणनीति के साथ ही निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बहरहाल अगले हफ्ते की तैयारी में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।